भारत जब आजाद हो रहा था, लोगों ने कहा कि इसका आजादी का दिन 15 अगस्त रात 12 बजे रखा जाए। ज्योतिषियों का यह कहना था कि यही वक्त सही है और यही वक्त पर हमको आजादी लेनी चाहिए। क्या उनका कोई कैलकुलेशन गड़बड़ा गया है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमको वो आज़ादी कब मिल रही थी, और वो आज़ादी जब मिल रही थी तो एक कालखंड होता है, एक समय का खंड होता है जिसके अंदर वो मिलती है। तो हम ये गणना करते हैं कि बेस्ट टाइम उसमें कौन सा हो सकता है। क्या इंडिया नाम रखना उचित है या भारत नाम रखना उचित है, और क्या नाम बदलने से किसी तरह का परिवर्तन होने वाला है? इंडिया जो है वो नाम दिया हुआ है, भारत जो नाम है वो संस्कार है। आपकी माँ आपको जिस नाम से पुकारती हैं, यदि वो उस नाम से ना पुकारें तो आपको वो अपनत्व की भावना नहीं आएगी। आपको क्या लगता है, नाम रखते वक्त या नामकरण करते वक्त क्या सावधानी ज्योतिष के लिहाज से बरती जानी चाहिए? देखिए, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन नाम ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से हो। हॉरोस्कोप के अंदर 3 भाव बड़े खतरनाक माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप उनको कहाँ जाते देख रहे हैं आने वाले सालों के अंदर? भारत के लिए वो एक बहुत विशेष भूमिका रखते हैं। 40 से लेकर 50, हम देखें ना देखें एक अलग बात है, लेकिन उसमें ये जो है वो विश्व गुरु की संज्ञा मिलनी शुरू हो जाएगी। 2 राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अनुमति लेने के लिए वो इंडिया में आएंगे, यानी कि भारत में आएंगे और पूछेंगे कि ये काम हमको करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री कभी बन सकते हैं? तो ये संभव मुझे नजर नहीं आता। मतलब आपने दिल तोड़ दिया। बीजेपी को प्रॉफिट हो रहा है, काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ऑन द कॉस्ट ऑफ नीतीश कुमार हो रहा है, तेजस्वी की वजह से नहीं हो रहा है, वहां पर उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता है ममता बनर्जी इंडिया अलायंस को लीड करेंगी और उनके जो कुंडली है उसके अंदर प्रधानमंत्री बनने का भी योग है? प्रधानमंत्री बनने की संभावना ममता बनर्जी की नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपने गाना सुना है ना, तुमने पुकारा और हम चले आए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि आपने जब डॉक्टर विनय बजरंगी को देखा तो उन्हें इतना पसंद किया, उनको इतने मैसेजेस भेजे, हमारे सोशल मीडिया की वॉल्स पर इतने मैसेजेस आए कि हमको एक बार फिर देश के प्रख्यात ज्योतिषविद डॉक्टर विनय बजरंगी को फिर से बुलाना पड़ा है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे 1 घंटे तो हमने बात कर ली है, अब क्या बात करेंगे? जनाब, हमारे पास कई सारे नए विषय हैं, हमारे पास नई चीजें हैं, हमारे पास राजनीति है, हमारे पास देश की परिस्थिति है, हमारे पास भारत की कुंडली भी है, और भारत की ये कुंडली क्या कहती है इसके बारे में भी हम जानेंगे, इसके बारे में भी हम समझेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत जब आजाद हो रहा था, लोगों ने कहा कि इसका आजादी का दिन 15 अगस्त रात 12 बजे रखा जाए, और वैसा ही आजाद हुआ। कई सारे ज्योतिषविदों का यह कहना था कि यही वक्त सही है और यही वक्त पर हमको आजादी लेनी चाहिए। क्या उनका कोई कैलकुलेशन गड़बड़ा गया है? कुछ बात गड़बड़ हो गई है, या बाद में परिस्थितियां बदलती गई, या ग्रह और नक्षत्र भारत की जो कुंडली है हमारे इस महान देश की, उसमें बदलते गए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमको वो आज़ादी कब मिल रही थी, और वो आज़ादी जब मिल रही थी तो एक कालखंड होता है, एक समय का खंड होता है जिसके अंदर वो मिलती है। तो हम ये गणना करते हैं कि बेस्ट टाइम उसमें कौन सा हो सकता है, और जो वो बेस्ट टाइम होता है वही हम बताते हैं। और ये बात हर चीज़ के अंदर होती है। मान लीजिए कि कोई शादी करना चाहता है युगल, वो कहता है कि हमको इस समय शादी करनी है, या कोई सिजेरियन से बच्चा पैदा हो रहा है, वो कहता है कि इस समय होगा क्योंकि 9 महीने इस समय ही पूरे हो रहे हैं। तो उस कालखंड के अंदर हम बताते हैं कि कौन सा टाइम बेस्ट होगा। तो जब 1947 में जब भारत आज़ाद हो रहा था, और जब ये बताया गया कि इस समय और इस समय के बीच में हम आज़ादी दे सकते हैं, यू कैन फॉर्मली अनाउंस, तो उस समय के जितने भी ज्योतिष थे उन्होंने सबने अपनी अपनी गणना की और ये बताया कि ये वाला कालखंड ठीक है। तो उन सब की गणना बहुत अच्छी थी। भारत अच्छी तरक्की कर रहा है। बीच बीच में परेशानियां सबको आती हैं, हर एक के जीवन में आती हैं, भारत को भी मिली हैं वो परेशानियां, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये समय अब स्टार्ट हुआ है 2022-23 से, और आने वाले 20-25 साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं, जिसके अंदर भारत की सब तरीके से सर्वांगीण विकास हर तरीके से होगा। मैं बहुत होपफुल हूँ इस बारे में।
आप बहुत होपफुल है, मैं भी बहुत होपफुल हूँ, और मैं कहूँ कि डॉक्टर साहब आपके मुंह में घी शक्कर जी, ऐसा ही हो, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक सुनहरा भविष्य मिल सके, ये देश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर सके। बिल्कुल। आप भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूँ। हमारे यहाँ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर मेरे ख्याल से ये लिखा हुआ है। तो क्या इंडिया नाम रखना उचित है या भारत नाम रखना उचित है, और क्या नाम बदलने से किसी तरह का परिवर्तन होने वाला है? देखिए, नाम से आती है वाइब्रेशन, नाम से बहुत सारी चीजें जागृत हो जाती हैं। आपकी माँ आपको जिस नाम से पुकारती हैं, यदि वो उस नाम से ना पुकारें तो आपको वो अपनत्व की भावना नहीं आएगी। आपके पिता या आपके बहुत करीबी आपको उस नाम से ना पुकारें तो आपको वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी जो आती है। और नाम के अंदर बहुत चीज़ें छुपी होती हैं। भारत जो नाम है वो संस्कार है। भारत नाम संस्कार है, जो कि जिसमें हम भारत में रहते हैं। इंडिया जो है वो नाम दिया हुआ है, वो अंग्रेजों ने नाम दिया हमको, और हमने उसका, जैसे हम और चीज़ों में पालन करते हैं उनका, तो हम उनको तब से मानते आ रहे हैं। और एक बात और बताऊं मैं कि जब हम एक भारत की कुंडली का निर्माण करने की चेष्टा करते हैं और देखते हैं कि कौन से नक्षत्र कौन से भाव को उत्तेजित करते हैं या एक्साइट करते हैं, तो उसके अंदर भारत जब नाम रखा जाता है तो भारत का 9th हाउस एक्साइट होता है या उत्तेजित होता है। 9th हाउस जो होता है वो धर्म होता है। 9th हाउस जो होता है वो आपको एक गुरु की या एक पिता पिता की उपाधि देता है। तो मेरे ख्याल से यदि नाम भारत होगा तो वो जो संस्कार भारत के हैं वो उसको सब तरफ फैला पाएगा, पूरे विश्व के अंदर भारत का परचम लहराएगा। और इंडिया जो है वो उसके सेकंड हाउस को जागृत करता है। सेकंड हाउस जो होता है वो एक तरीके से धन का होता है, परिवार का होता है। नाम बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन अगर हम भारत के नाम की चर्चा करें तो वो वास्तव में जो उसके संस्कार हैं उसको जागृत करना आरंभ कर देगा। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि वो लोग जो कि नाम को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और समझते हैं कि नाम जो है ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जी हाँ, वो सही सोचते हैं। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे अंग्रेजी का वर्ड लिखते हैं और कहीं पर एक एस बढ़ा लेते हैं, कहीं पर एक ए बढ़ा लेते हैं। उसका हो सकता है कि ज़्यादा फ़ायदा ना मिले। लेकिन यदि नाम वो रखा जाए जो कि आपके 9th हाउस को या 10th हाउस को, जो कि आपके पराक्रम का घर होता है, उसको जागृत करे, तो बहुत अच्छा लाभ मिलना आरंभ हो जाता है। तो आप मानते हैं कि ये जो एस लिख देते हैं या दीपक के आगे DEEPA लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, अंग्रेजी हम लोगों को आई है अभी 50-60 साल से, 70-80 साल से आई होगी। यदि हम दीपक की बात करें तो 2000 साल पहले दा के ऊपर बड़ी की मात्रा और पावर का ही लिखा जाता था। और अगर आप उसके अंदर एक छोटी मात्रा कर दें तो वो लोग आपका परिहास करेंगे कि आपने अपने नाम का जो स्पेलिंग है हिंदी में जो लिखा जाता है वो दीपक कर दिया, दीपक कर वो नाम दिया। ही गलत कर दिया। तो हम जिस भाषा को बोलते हैं, समझते हैं, जिस नाम से वो जागृत हुआ है, उसके अंदर अगर हम एक डबल ए कर दें या डबल एस कर दें, सिर्फ ये करने के लिए कि इसके अंदर ये अंक इस प्रकार से आ रहा है, तो भाई एक बार आप देवनागरी लिपि पे तो आ जाइए, एक बार वर्ण को देख लीजिए कि उसके हिसाब से क्या नंबर आपका उत्तेजित हो रहा है। तो मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन जो करते हैं वो करते होंगे। मतलब मैं इसको बिलीव नहीं करता, ये सनातनी और वैदिक शिक्षा के विरुद्ध है। क्या ज्योतिष के भी विरुद्ध है? ज्योतिष के भी विरुद्ध है। ये नहीं किया जाता। आपका नाम जिस प्रकार से बोला जाता है, जिस प्रकार से वेदों में लिखा गया है, आपका नाम जिस प्रकार से वो आपके शास्त्रों में लिखा गया है, उसी प्रकार से लिखा जाना चाहिए। उसके अंदर आप उसके कोई छेड़खानी करेंगे किसी और भाषा को, मान लीजिए कि आजकल जो जो जिस लैंग्वेज का प्रभुत्व है पूरे संसार पे वो अंग्रेजी है। कुछ समय के बाद मान लीजिए कि रशियन हो जाती है या चाइनीज हो जाती है, तो आप नाम को फिर आप बदल देंगे, क्योंकि चाइना की वर्णमाला दूसरे रंग की होती है। हिंदी भी हो सकती है, वो हिंदी भी हो सकती है, भोजपुरी भी हो सकती है। भोजपुरी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये हुआ कि जो जिस राजा का जिस भाषा का राज्य चल रहा है, आपने उस प्रकार से अपने नाम को परिवर्तित करके पहले तो उस वर्णमाला को देखा और फिर अपने अपना नाम परिवर्तित कर लिया। ये ठीक नहीं है। आप जिस चीज को बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से अपने नाम को देखिए, वो सबसे अच्छा होगा। हाँ, नक्षत्रों के हिसाब से नाम का बड़ा महत्व होता है। पहले तो क्या होता था कि आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उसके हिसाब से ही आपका नाम रखा जाता था। शब्द निकलता था, शब्द निकलता था कि आपका
का के कू से नाम रखना है तो आप उस हिसाब से रखते थे, क्योंकि उससे नक्षत्र जागृत होता है। लेकिन बहुधा होता यह है कि हम दो नाम देने की चेष्टा करते हैं, एक तो आपका अपना नाम हो गया और एक नाम आपका वो हो गया जिससे आपको लोग पुकारें, ताकि दो नक्षत्रों को जागृत कर पाएं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन से नक्षत्रों को जागृत करना है। और जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो आपका करियर का घर, आपके भाग्य का घर, इसको जागृत करने का सबसे विशेष महत्व है। यानी कि आपके पराक्रम को अगर हम जागृत कर पाए तो आप बहुत अच्छे बनते हैं, और यदि हम आपके धर्म को जागृत कर पाए तो आपका भाग्य बहुत अच्छा बनता है। तो नॉर्मली 9th हाउस और 10th हाउस पे जो आपके नक्षत्र आते हैं उसके आधार पर नाम रखे जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, नाम रखते वक्त माँ बाप को बच्चे का नाम रखना है, आजकल तो बड़े आर्टिस्टिक और बहुत बहुत अलग अलग तरह के नाम लोग रखते हैं, अपने दोनों के नाम मिलाकर एक नया नाम रख देते हैं, भले से उसका कोई मीनिंग निकले नहीं या ना निकले। आपको क्या लगता है, नाम रखते वक्त या नामकरण करते वक्त क्या सावधानी ज्योतिष के लिहाज से बरती जानी चाहिए? देखिए, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन नाम ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से हो। हॉरोस्कोप के अंदर 3 भाव बड़े खतरनाक माने जाते हैं। छठा भाव जो कि रिपु का होता है, दुश्मनों का। अष्टम भाव होता है जो कि प्रोलॉन्ग्ड इलनेसेस का होता है, यानी कि क्रॉनिक डिजीजेस का होता है, और इवेंचुअल डेथ का भी होता है। और 12th हाउस लॉस का होता है। आपका नाम इन घरों के ऊपर नहीं पड़ा होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन 6, 8 और 12 पर जो आपके नक्षत्र आते हैं उनको किसी भी तरीके से जागृत नहीं करना चाहिए नाम के माध्यम से भी। और मैं आपको बताऊं कि आपके जो कटु दुश्मन भी होते हैं संसार के अंदर, वो आपके 6, 8, 12 से ही निकल के आते हैं। यानी कि वो या तो छठे भाव के अधिपति के नाम के होंगे, या अष्टम भाव के अधिपति के नाम के होंगे, या फिर आपके जो 12th हाउस का लॉर्ड है या नक्षत्र लॉर्ड है उसके नाम के होंगे। तो माँ बाप को ये चेष्टा करनी चाहिए कि नाम जो मर्जी रखें, बस ये पूछ लें कि कहीं ये 6, 8, 12 में तो नहीं आता। अगर आता है तो उसको परिवर्तित कर दें। असंख्य नाम होते हैं जिसको रख सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को क्यों रखना है जो कि उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। नाम भी हानिकारक होता है? बिल्कुल हानिकारक हो सकता है। यदि 6, 8, 12 से हो, आपको बार बार उस ऐसे नाम से बुलाया जाए जो कि आपको रोग उत्पन्न करता हो, उस नाम से बुलाया जाए जो आपके अंदर एक शत्रु का भाव उत्पन्न करता हो, या उस नाम से बुलाया जाए जो कि लॉस दे सकता हो अच्छी तरीके से आपको, चाहे वो मानसिक लॉस हो या आपका मानसिक असंतुलन हो। मैंने एक रिसर्च की थी जिसके अंदर मैंने देखा कि जो लोग अवसाद से या मानसिक डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं, उनके नाम जो है उनको कितना प्रभावी करते हैं। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों ने नाम गलत रखे होते हैं, या उनके जो पुकार के नाम होते हैं घर के अंदर वो गलत होते हैं। तो बहुत सिंपल सा मैंने कहा कि आप एक काम ये कीजिए कि इनका नाम घर के अंदर परिवर्तित कर दीजिए। आप रिकॉर्ड्स पे मत जाइए कि आप अपने घर के नाम चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो आपका जो उपनाम है उसको आप बदल दीजिए। नाम बदलते ही आप देखेंगे कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होना आरंभ हो जाएगा, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि वो नक्षत्र जागृत हो जाएंगे जो कि उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी इलनेस से बाहर निकल सकते हैं, बहुत सारे लोग जो कि मेंटली इल हैं वो कर सकते हैं, बहुत लोग जो अनडिसाइसिव रहते हैं, ये करूं या वो करूं, वो वहां से बाहर निकल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि अपने उद्योग में बहुत सारा पैसा लगाए बैठे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका नाम ठीक ना हो। तो मैं ये नहीं कहता कि उनको अपने पेपर चेंज कराने हैं, लेकिन जो पंच लाइन होती है वो चेंज कर दो। राइट, पंच लाइन चेंज जैसे ही करोगे तो वो आपके नक्षत्र को किसी तरीके से एक्टिवेट करना शुरू कर देगी, जो कि आपको अच्छी ग्लोरी दे सकता है, अच्छी पॉजिटिविटी दे सकता है। तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है, और उसके बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब फिर मैं इससे बेसिक सवाल पर आऊंगा। आपने कहा छठे, 8वें और 10वें घर में नहीं, 12वें घर का। छठे, 8वें और 12वें घर में नहीं। तो अब इसके लिए क्या, जब जैसे ही जन्म होगा वैसे ही कुंडली बनानी पड़ेगी इस 6, 8 और 12 हाउसेस को देखने के लिए? क्या करना पड़ेगा, आप समझाइए उन लोगों को जो इस बारे में थोड़ा डीपली जानना जी चाहते जी हैं। जी। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते नहीं हैं या बहुत कम जानते हैं वो ये लोग नहीं कर सकते। तो लेकिन हाँ, 80-85% जो कर्मकांडी पंडित होते हैं वो ये बात जानते हैं। तो जैसे ही उनको पता चले कि उनका बच्चा इस समय पैदा हुआ है, तो वो जो अपने निकट में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा उससे पूछ सकते हैं कि हम इनका नाम क्या रखें। हमको नाम राशि से नहीं रखना कि हम राशि के अलावा नाम रखेंगे, और वो 6, 8, 12 में नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और यदि जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो वो तो चुपचाप से अपना सॉफ्टवेयर खोलें,
कोई भी कुंडली का सॉफ्टवेयर खोलें और उसमें देखें कि छठे भाव के ऊपर कौन सा नक्षत्र आता है, अष्टम भाव में कौन सा नक्षत्र आता है, 12th हाउस में कौन सा नक्षत्र आता है, उन नक्षत्रों के नाम कौन कौन से होते हैं, मतलब कि वो चा चे चू है या भा भे भू है, किन अक्षरों से शुरू हो रहा है, कौन अक्षरों से शुरू हो रहा है, उनको अवॉइड कर दें, बाकी जो मर्जी नाम रखें उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो बहुत सिंपल सी बात है। और अगर सपोज ये सब जहमत उठाना नहीं चाहते तो मुझे एक छोटा सा ईमेल कर दें कि सर हमारा बच्चा इस समय हुआ है, मैं कौन से नाम के अक्षर अवॉइड करूं या फिर कौन सा अक्षर मेरे लिए बेस्ट है, वो मैं उनको बता दूंगा। तो ईमेल बता दीजिए आप अपना। ईमेल जो है वो आप नीचे लिख दीजिएगा उसको। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नीचे जी, लिख देंगे ताकि जी, लोग जो फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक सवाल पत्रकार के तौर पर कि डॉक्टर साहब फिर तो फीस भी लेंगे आप ईमेल पे कंसल्टेशन देंगे तो? देखिए ऐसा है कि ये तो एक विधा है, यदि मैं आपको इससे कुछ लेता हूं तो मुझे आपको कुछ देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बात मेरी नहीं होती है, मेरे पूरे पूरे सिस्टम की बात होती है। मैं ईमेल देखता नहीं हूं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ईमेल को एक्सेस करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास लेकर आएंगे कि सर इनका प्रश्न आया है, उन सब की बात भी होती है। तो ये तो पूरा तंत्र होता है कि फीस भी ली जाएगी, जरूर ली जाएगी। ठीक है। और मैं इतना बता सकता हूँ डॉक्टर विनय बजरंगी जो है वो बहुत 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 एहतियात बरतते हैं ऐसी बातों में, और बहुत ही जो भी आपको कंसल्टेशन देंगे वो इस तरह से देंगे कि आपके लिए किसी ना किसी वक्त वो प्रभावी होने वाली जी, है। जी, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा राजनीति की तरफ भी आते हैं। जी, आपको पता है ना बिल्कुल, राजनीति में मेरी बहुत रुचि है। जी, जी, तो मैं जी। आपसे सबसे पहले समझना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है वहाँ पे सबसे बड़ा उत्सव क्या है? हमारे देश में सबसे बड़ा उत्सव, एक तो हमारे यहाँ होली दिवाली ये सब आते ही आते रहते हैं, दूसरे हमारे आते हैं चुनाव, जी, वो सबसे बड़ा उत्सव है। जी, तो जी, चुनाव के संदर्भ में मैं आपसे कुछ सवाल जी, जानना चाहता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, हम 3 विषयों पर बात करेंगे। एक हम दिल्ली की बात करेंगे, एक हम बंगाल की बात करेंगे जहाँ चुनाव आने वाले हैं, एक हम बिहार की बात करेंगे जहाँ चुनाव अगले कुछ महीनों के अंदर हैं। अगले साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है, असम के अंदर चुनाव है। तो एक-एक करके शुरुआत करते हैं। जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप उनको कहाँ जाते देख रहे हैं आने वाले सालों के अंदर? उनका ग्रह नक्षत्र कुंडली क्या कहता है? देश के लिए कितने शुभ है? क्या क्या होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के हिसाब से? और आपने उनकी कुंडली को कितने बार स्टडी किया ये भी बताइए मुझे। उनकी कुंडली मैंने काफ़ी बार स्टडी करी है, लेकिन बहुत बार क्या हुआ कि जब मैं इनिशियल सालों में देखता था कुंडली उनकी, तो क्योंकि ये काफ़ी सारे लोगों के टाइम एग्जैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हुआ हाँ, ये ये कि बड़ा सवाल है। इसको कैसे आप करते हैं अगर टाइम एग्जैक्ट आपको नहीं पता है तो? हाँ, ये भी मैं आंसर आंसर करता हूँ कि अगर आपका टाइम एग्जैक्ट नहीं पता है तो फिर मुझे आपके साथ बैठना पड़ेगा और आपने अपने जीवन को किस प्रकार से जिया है उसके बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हमको उतारना पड़ेगा कि कब आप ग्रेजुएट हुए, कब आप पोस्ट ग्रेजुएट हुए, कब आपने पहली नौकरी की, कब आपको पहली बार तनख्वाह मिली, कब आप विदेश गए। ये बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जीवन के, इनको टैबुलेट किया जाता है और फिर इसको कुंडलियों में डाला जाता है। कुंडलियों मतलब अ, जो हमारी कुंडली होती है वो 2 घंटे के लिए ठीक होती है, यानी 2 घंटे के अंदर वैसा ही लग्न रहेगा जो होता है, लेकिन जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं उसके अंदर कुंडली 50 सेकंड के अंदर भी चेंज होती है। तो उन कुंडलियों के अंदर वो सारे के सारे जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो हम डालते हैं और हम उसको बर्थ टाइम सिंक्रोनाइज कहते हैं, यानी कि हमने बर्थ टाइम को सिंक्रोनाइज कर दिया। जब सारे इवेंट्स आपके जो हमको पता है वो हम डाल देते हैं तो हमको जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। तो जैसे आपका प्रश्न था कि आपने कितनी बार कुंडली देखी है, तो जब मैं शुरू में कुंडली देखता था उनकी सन 2004-5 की बात है, तो उस समय बर्थ टाइम के बारे में मुझे आइडिया नहीं था और उनके बारे में विशेष रूप से कोई बहुत सारी जानकारी नहीं मिलती थी। लेकिन 2004 से लेकर 2010 तक जो भी 2014 तक जो भी उन्हें क्रियाकलाप किए वो बहुत सारे विकिपीडिया पे दर्ज हो गए, बहुत सारे आपको न्यूज़ मिलने लग गई कि ये उन्होंने काम किया, यानी कि वो मुझे बताएं ना बताएं लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने क्या क्या काम किया, क्योंकि वो सारी की सारी जो है वो टैबुलेटेड होनी शुरू हो गई। उससे क्या हुआ कि जो बर्थ टाइम था वो रेक्टिफाई होना शुरू हो गया कि ये टाइम है, वो टाइम है, ये टाइम है। और अब उस टाइम को 2014 से लेकर हम 2025 में बैठे हैं और बहुत सारे इवेंट्स उनके जीवन में हुए। उनकी माता का स्वर्गवास हुआ, राइट। ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं जो कि पर्सनल होते हैं, पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा मैं, पर्सनल इवेंट्स होते हैं। वो जो है ये निर्धारित करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कब कब होनी चाहिए थी और वही हुई कि नहीं हुई। उस प्रकार से बर्थ टाइम उनका रेक्टिफाई मैंने किया और मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास उनका बर्थ टाइम है वो बहुत अच्छी तरीके से रेक्टिफाइड है। और
जो आपने प्रश्न पूछा है वो उस रेक्टिफाइड बर्थ टाइम के हिसाब से मेरे पास काफ़ी अच्छे उन गणना है, और गणना ये है कि भारत के लिए वो एक बहुत विशेष भूमिका रखते हैं सबसे पहले। और जैसे मान लीजिए कि हमको सब ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तब जब हम अपने आप को राइज मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो ही हमको पॉजिटिव कर रहे होते हैं। आपके जो मित्र हैं, अमित्र हैं, लक्ष्मी हैं, अलक्ष्मी हैं, ये सारे के सारे जब आपको एक बार आशीर्वाद देना शुरू करते हैं तब जाकर आपकी पॉजिटिविटी आती है। तो मोदी साहब के हॉरोस्कोप के अंदर एक पॉजिटिविटी है, और जब मैं उसको भारत के हॉरोस्कोप के अंदर इंटरपोलेट करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति जो हैं वो भारत को उस ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं जिसकी वो बात करते हैं। और ऐसा भी संभव है कि जितनी वो बात करते हैं उससे भी कहीं ऊपर लेके चले जाएं। तो उनके डिसीजंस, उनकी कार्यप्रणाली काफ़ी अच्छी तरीके से भारत के उत्थान के लिए सिंक करती है। और इसी कारण से मैं एक बात मैंने और एनालाइज करी है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनका हो सकता है कि वो संन्यास ले लें या वो छोड़ दें जो है अपनी इस प्रकार से और चले जाएं, तो ऐसा है नहीं। अगले चुनाव के अंदर भी वो और अच्छे इम्पैक्ट के साथ आएंगे। आपने कहा इम्पैक्ट के साथ आएंगे। कौन कौन सी ज्योतिषी गणनाएं निकल कर आती हैं जो उनको बाकी लोगों से अलग बनाती है? मैं ये थोड़ा गूढ़ सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई सारे लोग होंगे जो आपको सुनेंगे जिनका ज्योतिष में इंटरेस्ट होगा, वो टैली भी करेंगे आपकी बातों पर। जी, देखिए हर एक चीज़ का अपना महत्व होता है, और हमको ये समझना चाहिए कि वो महत्व किस प्रकार से हम उसको इंटरलेट करते हैं। जब हम किसी इंडिविजुअल की कुंडली देखते हैं तो वो आता करियर के लिए है। मान लीजिए कि मेरा करियर कैसा होगा, तो वो सिर्फ करियर नहीं पूछ रहा होता, करियर के साथ साथ वो अपने पैसे भी पूछ रहा होता है कि मैं धन कितना कमाऊंगा। और जब उसका धन और करियर अच्छा दिख रहा होता है तो हम ये भी देखते हैं कि शत्रु पक्ष कितना भावी होगा उसके ऊपर। कोई ऐसा विवाद तो नहीं होगा जिसकी वजह से उसका करियर जो है अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन वो जो है परेशानी के अंदर चला जाएगा। और उसके जो रिश्तेदार नातेदार हैं जो बहुत क्लोज सर्किट में रहते हैं, वो उसके लिए कितना अच्छा पुश दे सकते हैं या वो कितना उसको खींच रहे होंगे। और इसी प्रकार से जो उसके मित्र मंडली है या जो उसके बहुत क्लोज के लोग हैं, वो उसको किस प्रकार से पॉजिटिविटी देते हैं। और इस दौरान सूर्य और चंद्रमा का क्या योगदान है। सूर्य का मतलब ये हुआ कि आत्मविश्वास, और पिता यानी कि गुरु की जो भूमिका है वो कैसी होगी, और इसी प्रकार से मानसिक संतुलन कितना अच्छा रहने वाला है। बहुधा देखा यह गया है कि बहुत अच्छा करियर होता है आदमी का, लेकिन मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं होता। चंद्रमा उस समय नेगेटिव कर जाता है। आदमी ऐसे ऐसे डिसीजन लेना शुरू कर देता है कि बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं, बहुत अच्छा किया, एक एक प्लॉट खरीद के कुछ बनाया और उसके बाद 5-7 प्लॉट खरीद लिए, पैसे इधर से उधर कर दिए, पता लगा कि नाम खत्म हो गया। चंद्रमा उनके कंट्रोल में नहीं था, यद्यपि उनका जो जो एक 10वां भाव था या 11वां भाव था, बहुत अच्छा चल रहा था। तो ये सारी बातों की जब गणना करते हैं तब हम करियर के बारे में बताते हैं कि करियर कैसा होगा। अब जब मोदी जी की आप बात कर रहे हैं तो ये सारी की सारी चीज़ों को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि इस व्यक्ति से भारत के सारे भावों को किस प्रकार से पॉजिटिविटी मिलती है। यानी कि क्या धन बढ़ेगा, हिंदुस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका रिजर्व बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जी हाँ, बढ़ रहा है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के अवसर 10th हाउस कैसे होंगे, बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, और जैसे पहले बढ़े थे उससे अच्छे बढ़ रहे हैं या उतने ही बढ़ रहे हैं, या फिर वो और भी बढ़ सकते हैं, तो लगता है कि बहुत अच्छा बढ़ रहे हैं। स्वावलंबी होगा कि नहीं होगा, तो पूर्ण रूप से ना हो लेकिन जितना पहले था उससे कहीं कहीं ज्यादा हो रहा है। अब हम बात करते हैं लड़ाई की, शत्रु पक्ष जो है उसको किस प्रकार से हैंडल करने की क्षमता है या नहीं है, तो वो क्षमता जो है वो काफी अच्छी क्षमता है। अब शत्रु पक्ष के अंदर भी दो पहलू होते हैं कि भारत के पास शत्रु से लड़ने के औजार होंगे कि नहीं होंगे, और वो औजार जो है उसको खुद विकसित करेगा या फिर कहीं और से लेकर आएगा, तो ये भी काफी अच्छी पॉजिटिविटी में आता है। जब मैं कहता हूं कि ओवरऑल पूछते हैं कि एक शब्द में बताइए कि हिंदुस्तान कैसा जानेगा, भारतवर्ष कैसा होने वाला है, तो भारतवर्ष जो है वो बहुत अच्छी तरक्की करेगा। लेकिन मैंने आपको हर भाव को एक खोल के बताया कि करेज किस हाथ में होगा, करेज के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। भाग्य जो है उसका वर्धित हो रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि विश्व गुरु होगा कि नहीं होगा, या विश्व गुरु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो बहुत लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपके पहले क्वेश्चन पे आता हूँ कि भारत का नाम ऑफिशियल हो जाएगा
तो वो गुरु की संज्ञा में भी आना शुरू हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि 40 से लेकर 50, हम देखें ना देखें एक अलग बात है, लेकिन उसमें ये जो है वो विश्व गुरु की संज्ञा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो एक तरीके से जैसे दो राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अनुमति लेने के लिए वो इंडिया में आएंगे, यानी कि भारत में आएंगे और पूछेंगे कि ये काम हमको करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। मैं फिर कहूंगा आपके मुंह में घी शक्कर है डॉक्टर जी, साहब। आगे चलते हैं। जी। अब मैं एक ऐसे शख्स के बारे में आपसे जानना चाहता हूं जिन्होंने इन चुनाव के अंदर थोड़ा इम्पैक्ट डाला, क्योंकि वो 99 सीट्स लेकर आए। नाम है राहुल गांधी। सबसे पहले बताइए कि क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री कभी बन सकते हैं? आपकी गणनाएं कुंडली के हिसाब से क्या कहती हैं? देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते, उनको इस पहले हम बाद में आंसर करेंगे। पहले ये देखते हैं कि राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है। तो मैं ये कहूंगा कि ब्लेस्ड कुंडली है, मतलब एक अच्छी कुंडली मानता हूं मैं ऐसे आदमी। जो आदमी काफी सारी परेशानियों के बावजूद भी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, वो अच्छी कुंडली ही मानी जाती है। कि डिस्पाइट हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज हॉरोस्कोप, उसका गुरु और मरकरी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। गुरु और मरकरी क्या होता है? गुरु होता है आपके अंदर ज्ञान कितना है, और मरकरी होता है कि आप उस ज्ञान को किस प्रकार से बोल पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज्ञानी होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ज्ञान कुछ नहीं होता लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, अलगल सब बोलना शुरू करते हैं। उनके बीच गुरु और मरकरी के बीच में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से वो जो बोलना चाहते हैं संभवतः वो बोल नहीं पाते, और शायद जो बोलना नहीं चाहते वो उसको बोल के खुश भी बहुत होते हैं कि ऐसा बोल दिया। इसके बाद भी उनका राजयोग टसका वैसा ही है, मतलब कहीं हिला नहीं है, क्योंकि जो लोग उनको पसंद करते हैं, जो तबका उनको पसंद करता है, जो पार्टी उनको पसंद करती है, वो उनको हमेशा शीर्ष पे बिठा के ही रखती है। तो अगर मैं उनकी पार्टी की बात करूं तो वो हमेशा उनको शीर्ष पे बिठा के रखेगी। आप ये मत समझिए कि राहुल गांधी जो हैं उनकी दीर्घायु भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो दीर्घायु को प्राप्त होंगे, और उनकी आयु अल्प नहीं है। वो अपनी दादी से ज़्यादा जिएंगे, और काफ़ी ज़्यादा जिएंगे अपनी दादी से, और वो हमेशा टॉप मोस्ट पोजीशन पे ही काबिज रहेंगे। अपनी पार्टी की अगर मैं बात करूं या उन लोगों की जो उनको अच्छा समझते हैं। लेकिन यदि मैं उनको रोपित कर देता हूं भारत के हॉरोस्कोप में, मैं उसको देख ही नहीं रहा कि भारत में वो आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं देखता हूं कि भारत अगले 25-30 सालों में बहुत तरक्की कर रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या 25-30 सालों में राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अगर उस पर आके बैठ जाएगा तो क्या भारत का भविष्य वही रहने वाला है? इस प्रकार से उसकी गणना मैं करता हूं, तो ये संभव मुझे नजर नहीं आता है। यद्यपि उनकी कुंडली अच्छी है, वो अपनी पार्टी में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको पार्टी अच्छा ही मानेगी। यद्यपि उनके जो ग्रहों की पोजीशन है वो पार्टी को ऊपर ले जा पाए ना ले जा पाए, लेकिन पार्टी में अच्छा रहेंगे। लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री भारत की कुंडली के हिसाब से नहीं बनते हैं। मतलब आपने दिल तोड़ दिया कई सारे लोगों को जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। देखिए, वो उनको देखना चाहते हैं तो ये उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन भारत जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है, भारत को कोई मजबूरी नहीं है इस समय कि हमको उसी प्रकार का एक कॉलोनियल युग तो है नहीं। अब हम एक तरीके से डेमोक्रेसी से जीते हैं, लोकतांत्रिक देश हैं। हम जब चुनेंगे अपना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, तो हम जो चुनेंगे तो अपने उस हिसाब से चुनेंगे जो कि हमारे देश को तरक्की दे। रोटी कपड़ा मकान जिसको वो चीखते हैं वो तो दे नहीं पाए। हम जो है स्वावलंबी हो जाएं हर चीज के अंदर, यही हम चाहते हैं, और कुंडली के अंदर यही है कि हो जाए। एक और सवाल जो बड़ा वाजू सवाल है और जो सब हर कोई जानना चाहता है, राहुल गांधी शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? आपकी कुंडली क्या कहती है? अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल गांधी के बारे में पूछते हैं मुझे, और बहुत सारे लोग मुझे सलमान खान के बारे में पूछते हैं कि भाई शादी करेंगे नहीं करेंगे। तो एक हमारे यहाँ कहावत है कि यदि आप अपने अकल के पीछे डंडा लेके घूमेंगे तो जहाँ अकल आपको मिलेगी वहाँ उसको मारना शुरू कर देंगे। ऐसा कोई हॉरोस्कोप नहीं होता जिसके अंदर कोई चीज़ जीरो होती है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। ऐसा कोई हॉरोस्कोप नहीं होता। एक बहुत अच्छे जिसके विवाह चल रहा हो, जिसके 50-60 साल से वो विवाहित जीवन हो, उसके जीवन में भी तलाक का योग होगा, चाहे वो 5% हो या 10% हो।
तो राहुल गांधी की अगर हम कुंडली आइसोलेशन के अंदर देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी कुंडली के अंदर विवाह करने का योग नहीं है। विवाह करने का योग हल्का है, या वो समझिए कि 20-25% के ऊपर एक्टिवेटेड है। और 20-25% के एक्टिवेशन को ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से फलित किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि हमको एक अमरूद के बाग में चोरी करनी है अमरूद की, तो हमें क्या देखना होगा कि माली जो है उसका वो सो जाए, और वो कहाँ से हमको घुसना है, कांटे कम से कम चुभें, और पेड़ जो है वो ऐसा चुनना है जिसका डंडा जितना बड़ा मेरे पास हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं, और ये गणना होती है कि जिसका योग कम है तो वो गणना किस प्रकार से होगी कि उसकी शादी हो जाए। अब वो इतने व्यस्त रहते हैं अपने और काम के अंदर कि इस तरफ अगर वो सोचते भी होंगे तो वो तब सोचते हैं जब जो ट्रांजिट होता है या जो प्रेलिमिनरी मोशंस होते हैं वो इतने अच्छे होते नहीं हैं, और वो उस चीज़ को सही तरह से भांप नहीं पाते हैं, और उनकी शादी वो चाहे भी तो नहीं हो पाती है। आगे भी आने वाले समय में उनकी शादी होने का संभव है योग, क्योंकि अभी भी योग जो है पूर्ण तरह से जीरो नहीं है, 15% पोटेंसी से अभी भी चलता है। तो उनको ये देखना पड़ेगा कि माली कब सो रहा है, यानी कि सब जो ग्रह जो उनकी शादी नहीं कराना चाहते हैं, जो 85% पॉपुलेशन के अंदर हैं, वो कब जो हैं वो सो जाएं या हल्के पड़ जाएं, और वो 15% योग जो है वो फलित हो जाएं। उसके लिए उनको मेरे पास आना पड़ेगा, तब मैं उनको बताऊंगा कि वो 15% टाइम उनके लिए वो कौन सा है। गारंटी देना है डॉक्टर साहब? गारंटी, अगर वो आ जाए तो मैं बताऊंगा कि कब वो आए और कैसे उनका योग फलित हो सकता है। और ये सिर्फ उनके लिए गारंटी नहीं है, ये सब गारंटी उन सब लोगों के लिए है जो कि अपने आप को क्रॉनिक बैचलर डिक्लेयर कर चुके हैं कि साहब हमारा तो अब कुछ हो नहीं सकता, हमको ये लड़की नहीं मिल सकती है, लड़की सोचती है मेरे को लड़का नहीं मिल सकता, मैं 60 साल की हो गया या 70 साल का हो गया, मुझे शादी नहीं हो सकती। वो भी, उनकी भी शादी हो सकती है। मन के अंदर एक हुक होनी चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए, हम बताएंगे कि कैसे होगी। तो शादी करानी है तो डॉक्टर साहब के पास आइए। जी जी हाँ, जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ये तो मतलब आपने ऐसी बात कह दी जो मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। जी यदि आप अपनी खुद की शादी कराना चाहते हैं तो आप आइए डॉक्टर विनय बजरंगी जी के पास, और डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आपको कब, कैसे, किस तरह से मूव करना है। शादी होना भी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी समस्या है बड़ी समस्या है। देखिए, ये एक पेंडिंग कर्मा बन जाता है। जब हम अध्ययन करते हैं एस्ट्रोलॉजी का, अब न जाने लोग कैसे कैसे पढ़ते हैं, लेकिन यदि आपका सप्तम भाव पीड़ित है तो आपका उद्देश्य ये है कि आपको अपने सप्तम भाव को ठीक करना है। सप्तम भाव का मतलब स्पाउस का होता है। अगर वो सप्तम भाव पीड़ित है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अपने पिछले जन्म के अंदर सप्तम भाव के साथ न्याय नहीं किया था, यानी कि आपकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, आप न्याय नहीं कर पाए थे, शादी टूट गई थी, या फिर विवाह के अंदर कुछ परेशानी आई थी, या आप अविवाहित रह गए थे। तो आपका इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि आपको कम से कम वो वाला एक पैरामीटर जो आपके पिछले जन्म में ठीक नहीं था उसको ठीक कर लीजिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं, वो कहते हैं कि साहब शादी तो हमने छोड़ दिया, सोचना भी छोड़ दिया, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए या फिर हमारे लोन चूक जाए। मैं कहता हूँ पहले ये ठीक कर लो ना, सप्तम भाव ठीक कर लोगे, एक केंद्र अच्छा हो जाएगा। हॉरोस्कोप को कभी आपने देखा हो, कभी अपना भी करने देखिएगा, केंद्र बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 1, 4, 7, 10। 1 होते हैं आप खुद, 4 होता है आपका घर, 7 होती है आपकी स्पाउस या विवाह, और 10वां होता है आपका करियर। इसी जगह पर सारे का सारा चीजें मतलब घूमता रहता है। आपने मान लीजिए अपना करियर ठीक करने की कोशिश की, और आपने जो है वो अपना परिवार के अंदर शांति लाने की कोशिश की, आपने सेहत की कोशिश की, 7वां घर पीड़ित है, तो यानी कि वो पूरा का पूरा जो एक बैलेंस आउट होना चाहिए वो बैलेंस नहीं हो रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए शादी करना हमारे शास्त्रों के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, और कर लेना चाहिए। गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहिए, उससे बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं जिसकी आदमी सिर्फ कल्पना करता रहता है। लोग तो शादी के बारे में क्या क्या जोक बोलते हैं। जितने भी कॉमेडी आइटम्स होते हैं, कॉमेडी में आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा मजाक शादी और बीवी और पति और पत्नी इनका ही होता है। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि नॉर्मली क्या होता है कि वाइफ और हस्बैंड आपस में बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आपकी वाइफ होंगी, आप पर्टिकुलर करने की कोशिश कीजिए, जिस चीज़ों में आप थोड़े से पीछे रह जाते हैं उसमें वो तेज होती हैं, जिस चीज़ों में वो थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं आप तेज होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 1 और 7 का संबंध होता है। यानी कि आपस में 180 डिग्रीज दूर होते हैं, लेकिन संबंध ये होता है। तो हमें जो उनकी कमियां होती हैं वो उसमें हम हंसी उड़ाते हैं, जिसमें हमारी कमियां होती हैं उसमें वो हंसी उड़ाती हैं। लेकिन अगर हम बैठ के सोचें तो हमको लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, क्योंकि मज़े लेने के लिए, हंसी मजाक के लिए तो सब कुछ चलता है, लेकिन उनके बिना जीवन चलता भी नहीं है, ये भी एक सच्चाई है।
देखिए, राहुल गांधी की शादी की बात करते करते आपने गारंटी भी दे दी, आप जो भी आए मेरे पास मैं उसकी शादी करा दूंगा। आपने राहुल गांधी जी की भी शादी की गारंटी ले ली। अब मैं, अगर वो आपके पास आते हैं तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और राजनीतिक सवालों पर वापस आता हूं। जी। प्रियंका गांधी, क्या कभी वो राहुल गांधी की जगह ले पाएंगी? क्या कभी कांग्रेस में उनको प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा? क्योंकि सब लोग ही जानते हैं कि कांग्रेस गांधी परिवार के बिना कुछ नहीं है। गांधी परिवार कांग्रेस का न्यूक्लियस है और उसी के आसपास कांग्रेस पार्टी को घूमना है। तो जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है प्रियंका गांधी। कैसे देखते हैं आप उनकी राजनीति? और देखिए, अब जो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। वो कम इसलिए है कि देखिए, कुछ हो सकता है मैं कुछ ऐसा वैसा बोलूं, लेकिन एक तो राहुल गांधी की उम्र बहुत है। ही इज़ नॉट गोइंग टू, यू नो, इस संसार को छोड़ने वाले नहीं है कि कोई और पकड़े उनको। और जब मैं अध्ययन करता था एस्ट्रोलॉजी का, सन 2003-4 की बात है, तब ये मैंने एक शोध किया था कि अगर सपोज मातृ प्रेम कम हो जाए थोड़ा सा राहुल गांधी के प्रति और प्रियंका को पोर्ट्रे किया जाए, तो हो सकता है कि कांग्रेस जो है बेटर परफॉर्म करना आरंभ कर दे। और ये मैंने काफ़ी अच्छी तरह से अध्ययन किया था, लेकिन वो साबित नहीं हो पाया, वो हो नहीं पाया। उस समय जो प्लानिटरी पोजीशंस थी वो काफ़ी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी पॉजिटिव थी, लेकिन धीरे 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 वो सब की सब जो जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो कुंठित हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। और अब वो जितना भी चाहें कि वो प्रियंका को पोर्ट्रे कर दें, पहली बात तो वो होगा नहीं, और यदि करने की चेष्टा भी करती हैं तो अब भारत नहीं होने देगा। क्योंकि भारत के अंदर फिर मैं वो कहूँगा कि यदि प्रियंका गांधी को प्रतिरूपित किया जाए एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो वो तरक्की जो भारत को मिलने वाली है वो उनके हॉरोस्कोप से नहीं मिलती है, इसलिए वो भी नहीं आएंगी। ठीक है, आपने तो बड़ा डेफिनेट सा जवाब दे दिया इस बात का। बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, मुझे अब इलेक्शंस के पर आ जाते हैं। सबसे बड़ा इलेक्शन होने वाला है। हम दिल्ली में कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जाता है, जी क्योंकि जी। दोनों जगह लोकसभा की सीटें इतनी हैं। बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार जी, एनडीए का गठबंधन वहां पे है, उसको पांच पांडव कहा जा रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन भी कमजोर नहीं है। तो बिहार की चुनाव के हिसाब से बिहार की कुंडली क्या कहती है, और आप किसको अपना फेवरेट मानते हैं अपनी ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार? देखिए, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया है, और वो अध्ययन ये है कि नीतीश कुमार जी का जो सूर्य है वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है, वो इतना अच्छा नहीं है, और वो अस्त होने हो रहा है। और जो यादव भाई साहब हैं वो थोड़े से ऊपर जा रहे हैं, थोड़े से क्या काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। बीजेपी को प्रॉफिट हो रहा है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ऑन द कॉस्ट ऑफ नीतीश कुमार हो रहा है, लेकिन तेजस्वी की वजह से नहीं हो रहा है, वहाँ पर उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर बीजेपी उपाय करेगी तो निश्चित तौर से फ़ायदा होगा, और वो उपाय जो है वो थोड़ा सा बैक टू बेसिक्स आना पड़ेगा उसको। थोड़ा सा जो है वो गुरु की भूमिका निभानी पड़ेगी, और वो यदि ये वाला काम करना शुरू करती है तो जैसे वो किंग मेकर पहले रही थी, अब वो किंग डिसाइडर हो जाएगी इस समय। तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी आ सकती है, लेकिन इन पूरी की पूरी गणनाओं के पीछे मैं बताऊंगा कि अभी भी जो परचम है वो जो हैवी है वो तेजस्वी यादव का है। क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं तेजस्वी यादव? बनने की संभावना जो है वो अ, अच्छी है, लेकिन बीजेपी के हाथ में भी बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ हैं, और वो पॉजिटिविटीज़ को अगर वो सही प्रकार से इस्तेमाल कर लेगी तो किंग डिसाइडर, जैसे मैंने आपको बोला, कि वो बन सकती है। तो हो सकता है कि उनके बीच में कुछ ऐसा पार्ले हो जाए या ऐसी बात हो जाए। लेकिन बीजेपी और तेजस्वी यादव को आप ऐसे ऐसे समझिए, मतलब थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन तेजस्वी यादव ऊपर है अभी। आपके हिसाब से तेजस्वी यादव? लेकिन लोग ये कहते हैं कि कास्ट कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ऊपर दिखाई देती है ज़्यादा ऊपर तेजस्वी यादव दिखाई, के मुकाबले। लेकिन ये ऊपर आने के लिए जो मैंने बताया कि वो थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा, और वो उपाय जो है वो मुझे लग रहा है कि हो रहा है, धीरे 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 हो रहा है। और मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर में चुनाव है, तब तक ये उपाय जो है वो संभव है। और हो सकता है कि कास्ट कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाए कि एक ऐसा मुख्यमंत्री आ जाए जिसके बारे में हम कोई नहीं जानते कि कौन होगा वो।
नीतीश कुमार क्या फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? वो नहीं बनेंगे, ये तय है, ये तय है। चाहे बीजेपी का आ जाए, चाहे तेजस्वी यादव आ जाए। नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, ही इज नॉट गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर अगेन, सी द चीफ सीएम, चीफ सॉरी चीफ सीएम। मिनिस्टर जी। किस आधार पे कह रहे हैं? क्या क्या कमजोरी है नीतीश कुमार की कुंडली में? क्योंकि लगातार आबाद 2005 से लेकर 2025 तक 20 जी। साल लगातार मुख्यमंत्री रहना और अलग अलग सरकारों के अंदर मुख्यमंत्री रहना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये क्या है जो नीतीश कुमार के दिमाग को बदलता है? ये कौन सा ज्योतिषी काल है? ये कौन सी गणना है कि कभी वो आरजेडी के साथ, कभी वो बीजेपी के साथ, फिर वो आरजेडी के साथ, फिर वो बीजेपी के साथ, अभी बीजेपी के साथ है? हॉरोस्कोप के अंदर एक बड़ा विचित्र सा योग होता है, उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग, यानी कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर राजयोग मिलना। ये उनकी कुंडली के अंदर 3 विपरीत राजयोग इकट्ठे बनते हैं। जब छठे का अधिपति अष्टम में आ जाए, अष्ट का 12th में चला जाए, 12th का अष्टम में आ जाए, तो ये विपरीत राजयोग बनता है। और नीतीश जी की कुंडली के अंदर ये राजयोग बनते हैं, जिसके कारण से वो अब तक इसका लाभ लेते आए हैं। लेकिन इस समय जो ट्रांजिट शुरू हुई है, खासतौर से शनि की, और जो अब गुरु की है, गुरु की होगी खासतौर से जब वो कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और शनि की इस कॉम्बिनेशन के अंदर, तो उनका अष्टम भाव काफ़ी हद तक जागृत है और वो थोड़े से नीचे पड़ जाएंगे। उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा वो नीचे पड़ जाएगी। और जिस प्रकार से वो एक तरीके से जानते थे चीज़ों को मैच करना, मिसमैच करना, वो इस बार नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से। तो ही इज़ गोइंग टू बेसिकली कम डाउन, काफ़ी हद तक नीचे आ जाएंगे। तो ही विल नॉट बी इन दैट पोजिशन एनी मोर। ठीक है, हमने बिहार की बात कर ली। अगला जो चुनाव होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, वहां से भी लोकसभा की कई सारी सीटें आती हैं, वो है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल देश की राजनीति का एक तरह से इंडिकेटर है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी तो इस बार खेला हो बे। देखिए, ममता दीदी का जो है वो राज्य है वो, और हर एक की कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ नासूर होते हैं, परेशानियां होती हैं। भगवान राम की कुंडली में भी था, परेशानियां थी कुछ कुछ। तो ऐसा है, कुछ है नहीं कि नहीं होगा। तो ममता दीदी अभी भी जो है वो एक परेशानी का कारण बनेंगी, एक दिक्कत जो है वो पेश करेंगी। शी हैज़ गॉट ए मच अपर हैंड देन बीजेपी ओवर देयर, डिस्पाइट द फैक्ट कि बीजेपी वहाँ पर ग्राउंड्स गेन कर रही है, अच्छा करेगी, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी जहाँ तक ममता दीदी हैं। तो उनके लिए वो एक परेशानी का काम है। लेकिन इधर बीजेपी के लिए उपाय है, और उपाय ये है कि अपनी जो आध्यात्मिक शाखा है आरएसएस, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, वहाँ से कुछ भेद निकालने पड़ेंगे। और यदि अपने नवम भाव को जागृत करती है बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर, तो वहाँ पर वो जो डिफरेंस इतना है उसको ब्रिज किया जा सकता है कुछ हद तक। लेकिन फिर भी ये बहुत प्रबल दावेदार है। ममता बनर्जी की कुंडली में ऐसा क्या है? मतलब उनका भी राजयोग जाता ही नहीं है, केंद्रीय मंत्री या जो है राज्य में मुख्यमंत्री। देखिए, पासवान साहब की कुंडली मैंने पढ़ी, और इसी प्रकार से नीतीश जी की कुंडली पढ़ी, और इसी प्रकार से ममता जी की पढ़ी मैंने। और इन सब की कुंडलियों के अंदर जो है वो एक योग जो मैंने बता रहा था कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी ये अपने आप को बॉयंट रखती हैं, फ्लोट रखती हैं, और वहीं से जो है वो सर पे भी चढ़ जाती हैं। तो दिस इज़ देयर हॉरोस्कोप्स, काफ़ी अच्छी हॉरोस्कोप्स के साथ वो हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हॉरोस्कोप के साथ साथ आपका सूर्य की परिस्थिति क्या है, यानी कि आप उसको उपयोग किस प्रकार से कर पाते हैं। बहुत लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उपयोग करने की क्षमता या मादा नहीं होता। इन लोगों के पास उपयोग और समझने का मादा भी है, एंड दे आर नॉट लूजिंग इट। और ममता दीदी तो लूज नहीं कर रही हैं इस बार बिल्कुल। आपने पश्चिम बंगाल के बारे में बता दिया। पश्चिम बंगाल में एक और मुद्दा जो बड़ा प्रमुख है, ममता बनर्जी कहती है कि वो इंडिया गठबंधन की नेता बन जाएंगी, पश्चिम बंगाल से ही चला लेंगी। कई बार ये बात तो हुई। क्या आपको लगता है ममता बनर्जी इंडिया अलायंस को लीड करेंगी और उनके जो कुंडली है उसके अंदर प्रधानमंत्री बनने का भी योग है? देखिए, मैं ना अभी तक इंडिया अलायंस को ठीक तरह से समझ नहीं पाया, और इसलिए मैंने उसकी कभी कुंडली बनाई नहीं।
और क्योंकि उसमें कौन नेता बनता है और कौन जो है वो 2 मिनट में निकल जाता है, तो वो बहुत ही एक तरीके से फ्लक्स में रहता है हमेशा। तो मैं इसका क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूं, लेकिन आपके माध्यम से मैं जानना आपने क्वेश्चन पूछा, तो आप मुझसे 2-3 क्वेश्चंस पूछिए इसमें, तो मैं आपको अभी कुंडली बना के बताता हूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि इंडिया अलायंस की कुंडली तो मैं बना नहीं पाया ठीक तरीके से, क्योंकि कभी केजरीवाल जी होते थे उसके अंदर, कभी कोई होता था, कभी कोई होता था, उसमें मुख्य प्रमुख का मुझे भेद समझ में नहीं आ पाया। तो आप मुझसे पूछिए कि ममता जी बनेंगी कि नहीं बनेंगी, तो ये अगर क्वेश्चन है तो मैं भी देख के बताता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देख के बताइए, जी, और मुझे एक ये भी मिनट। बताइए, देख जी के बताइए, और जी मुझे ये भी बताइए कि भाई वो लोग ये कहते हैं कि भाई दिल्ली में तो हम साथ हैं, जी यानी अगर फ्लोर कोऑर्डिनेशन पार्लियामेंट के अंदर करना हो तो इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा हुआ दिखाई देने की जी कोशिश करता है, जी जी लेकिन जी राज्यों में दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर राज्यों में दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं तो फिर कैसे चलेगा? जी। यही दिक्कत अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच दिल्ली के अंदर हुई। चलिए, आपका क्वेश्चन मैंने दर्ज कर लिया। और जो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि क्या वो इकट्ठे हैं, तो हाँ वो इकट्ठे हैं। दे आर गोइंग टू रिमेन इकट्ठा, कोई चिंता करने की मतलब जरूरत नहीं इंडिया है। ब्लॉक बना रहेगा। बना रहेगा, उसमें चाहे कोई एन निकल जाए, कोई आई निकल जाए, कोई ए निकल जाए, अपने अपने लोकल मुद्दों की वजह से, लेकिन वो बना रहेगा। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा बताइए, आपने क्या पूछा? मैंने पूछा कि क्या ममता बनर्जी इसे लीड कर सकती हैं, और क्या उनमें कोई प्रधानमंत्री बनने की संभावना उनकी कुंडली के हिसाब से है? प्रधानमंत्री बनने की संभावना ममता बनर्जी की नहीं है। शी इज नॉट गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। और इससे पहले तो उनका सूर्य अस्त हो ही जाएगा, तो वो नहीं जो है वो बन सकती हैं। और वो क्या इंडिया ब्लॉक को लीड कर सकती हैं, ये प्राइमरी क्वेश्चन है। दो, और ये हुआ प्राइम इंडिया, और ये हुआ आपका दिस। तो ममता बनर्जी जी जो हैं वो इंडिया ब्लॉक को लीड कर सकती हैं। कर सकती शी है। कैन लीड। और जब मैं कहता हूं कि लीड कर सकती हैं, तो इसका मतलब वो लीड करेंगी। शी इज गोइंग टू लीड इट, चाहे वो बंगाल से करें, चाहे यहाँ पर ऑफिस खोल के करें, या जहाँ करें वो कर लेंगी। चलिए, बड़ी बात आपने कही है। क्या ये जी परिवर्तन देखने को मिलेगा, और जी। क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इसके लिए राजी होंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। वो लेकिन जी, जी वो राजी हो चाहे ना हो, लेकिन वो कर सकती हैं लीड बहुत अच्छी कर तरीके से। सकती है, लीड कर सकती है। और ममता बनर्जी में देखिए, लीडरशिप क्वालिटी तो ममता बनर्जी के अंदर है। जी एक अकेली महिला ने किस तरह से लेफ्ट के साम्राज्य के खिलाफ लड़ के अपने आप को खड़ा किया, अपनी राजनीतिक, न केवल कांग्रेस से अलग होकर अपना एक राजनीतिक दल बनाया, बल्कि सत्ता में भी आई, और सत्ता में। इतनी बार मुख्यमंत्री वो बन जी चुकी जी है। जी बिल्कुल। 2012, 2017, उसके बाद 2022 में भी। तो देखिए, जिसको जिसको हरा के आई, और फिर वो पार्टी नेस्त नाबूद हो गई एक तरीके से अब तक। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, उस वो पार्टी को खत्म कर दिया, अगर ये कहा जाए तो जी गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल। लेफ्ट इज लेफ्ट नाउ, लेफ्ट 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 इज लेफ्ट लेफ्ट हैज लेफ्ट वेस्ट बंगाल, ये एक सिचुएशन है। जी आखिरी नाम मैं आपसे जानना चाहूंगा, हिमंता विश्व शर्मा। हाल ही के दिनों में आपने देखा, वो हिंदुइज्म के और राइट विंग के एक बहुत बड़े मुखर आवाज बनकर उभरे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो उसी तरह का काम करते हैं जिस तरह का योगी आदित्यनाथ करते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है जी, कि वो काफ़ी प्रोमिनेंट नेता रहेंगे, और काफ़ी अच्छे जो हैं वो बाहुबल के साथ सेंटर के साथ खड़े होंगे, एंड ही इज़ गोइंग टू विन विद अ थंपिंग मेजॉरिटी इन द नेक्स्ट इलेक्शन आसाम के अंदर। कोई चिंता करने की क्या जरूरत नहीं केंद्र की राजनीति का वही हेमंत विश्व शर्मा आ सकते है। हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं। ही कैन बी अ प्रोमिनेंट प्लेयर इन द केंद्र ऑल्सो। ये 2026 में आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री बनने की संभावना नहीं उनके? बिल्कुल नहीं। नहीं, अभी फिलहाल तो देखिए, प्रधानमंत्री मैं 2034 तक के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ, तो नहीं बनते हैं। 2034 से लेकर 29 के बीच में भी मैंने 3-4 लोगों को नाम डालने की कोशिश की, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा नाम आता है वो उत्तर प्रदेश से ही आता है, कि वो बनने की संभावना काफ़ी प्रखर है उनकी। तो उनका उनका नंबर नहीं आता। मतलब योगी आदित्यनाथ की बात कर जी रहे हैं, तो जी, आपको उनकी प्रबल संभावना दिखती है बहुत प्रबल संभावना आने है। वाले समय में। जी और आप ये बात करें 2034 से लेके 2039 तक की। जी चलिए बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप तो इतनी सारी घोषणाएं करते हैं, मुझे लगता है कि मुझे आपको हर जगह लेके जाना चाहिए, जिन जिन नेताओं से मैं मिलने जाता हूँ। सर, मैं घोषणा नहीं करता, आप क्वेश्चन इतने सारे पूछते हैं, इनके संबंध में तो मुझे करनी पड़ती है। नहीं नहीं, अच्छा है, लेकिन लेकिन मुझे 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 आपके ज्ञान को देख के ना एक एहसास होता है कि कितना स्टडी किया होगा इस इंसान ने। क्योंकि किसी भी बात को कहने से पहले, किसी भी दावे को करने से पहले, अगर आपके पास सब्सटेंस नहीं है तो आप उसको शब्दों में नहीं बयां कर जी, सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप मानते हैं ना इस बात को?
देखिए, अपने मुंह क्या क्या बोलूं, लेकिन बिना गणना किए, बिना बिना कुंडलियों को बनाए हुए और बिना उनको डिफरेंट डिफरेंट परिवेशों में देखते हुए आप नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैं एक बात को और ऐड करना चाहूँगा कि जब आप किसी की कुंडली बनाते हैं, मैंने अक्सर देखा कि लोग कहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बात यह है कि देश कौन सा है, काल कौन सा है, पात्र कौन सा है, और यदि आपको इस बारे में ज्ञान नहीं है तो आप उसकी कुंडली की जो जो आप उसको बाँचना है वो नहीं कर सकते। सेम कुंडली जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी, वो यदि हम आज के परिवेश में ले आएँ तो वो उस प्रकार से रिज़ल्ट नहीं देती है जिस प्रकार से उसने सन 1910 से लेकर 1947 तक आपको रिज़ल्ट दिए। तो वो रिज़ल्ट अब नहीं मिलते हैं। तो अ, कौन-सा पात्र है और कौन-सा देश है और कौन-सा काल है, इसका बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो ये अगर एक बार अब देखना आदमी समझ ले कि किस प्रकार से देखा जाता है, तो काफ़ी अच्छी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो आप ज्योतिष सिखाते हैं? मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं मिलता, अभाव बहुत है। तो अभी तक मैंने कई बार सोचा, लेकिन उसके अंदर बहुत डेडिकेशन के साथ सिखाना पड़ता है, फिर आपकी भूमिका भी बदल जाती है। तो अभी तक मैंने किया नहीं है। हाँ, कोई अगर आता है अपनी कुंडली को अच्छी तरीके से समझने के लिए कि आपने ये बात क्यों कही और किस कारण से कही, तो वो मैं उसकी सारी की सारी जो एक एपेटाइट है नॉलेज के लिए, वो मैं पूरी कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बजरंगी, आपने हमसे बात की, इतने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। तो ये थे डॉक्टर विनय बजरंगी, और डॉक्टर साहब से बात करना हमेशा हमेशा एक ट्रीट की तरह होता है, और मैं इसे एक ट्रीट की तरह लेता हूँ। और आज आपने देखा कहाँ से कहाँ बात शुरू हुई, भारत के हॉरोस्कोप से हम निकल कर आए कि भारत का नाम किस तरीके से होना चाहिए, भारत की उन्नति के क्या क्या सोपान होंगे। इसके बाद हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके अगले प्रधानमंत्री कौन बन सकते हैं, इनकी भी बात कर ली। बिहार और साथ ही साथ हमने पश्चिम बंगाल का प्रिडिक्शन भी उनका देख लिया। देखिए, परिस्थितियां बदलती है, ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, उसके हिसाब से चीजें भी चेंज होती है, लेकिन ये डिस्क्लेमर नहीं है, ये इनकी स्टडी है जो आज ये बात कह रही है। हमारे इस पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही।